मैं पूरा इंटायर स्क्रीन शेयर, ये शेयर हो गया स्क्रीन तो क्लियर है। चलिए अब हम लोग शेयर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये स्क्रीन शेयर हो गया, ये लिखा हुआ जो है। यस सर। ये आ रहा है, हो गया। चलिए तो ये जामिया आसिया प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चे, आप लोग मैसेज भी हम किए हैं और काफी ये कम से कम आप लोग ये पूछ रहे हैं कि सर जो है क्या क्या पढ़ना है ज्योग्राफी में और इकोलॉजी इसको लेकर के कई बार आप लोगों का मैंने देखा मैसेज आया, तो हमको लगा फिर से एक बार उसको हम आप लोगों को समझा देते हैं, डिस्कस करते हैं कौन कौन से टॉपिक है जो जामिया आरसीए के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। अगर उस पर आप फोकस करते हैं तो वो यूपीएससी के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो सबसे पहले उस पर सर आई थिंक जामिया आरसीए फॉलो द यूपीएससी पैटर्न है सर। हाँ बिल्कुल, वो बस उसी तरह से है, समझिए जामिया आरसी और यूपीएससी की आप तो उसको हम लोग देखेंगे। तो एक मिनट इसमें हम लोग ये, तो इसमें ज्योग्राफी में जो आपको फोकस करना है जिस टॉपिक पे, उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि कौन कौन से टॉपिक। तो एक तो जियोमॉर्फोलॉजी में आपको बेसिकली माउंटेन और अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है। उसी तरह से क्लाइमेटोलॉजी में आप देखेंगे तो सोलर रेडिएशन, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और प्रेशर बेल्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आपने एजोरे हाई के बारे में पढ़ा होगा या डिफरेंट डिफरेंट पढ़ा है, तो ये अक्सर पूछता है। इवन ये नहीं बल्कि यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसलिए पूछा जाता है, उसका वजह ये होता है क्योंकि आजकल आप लोग जानते हैं क्लाइमेट चेंज, इसको लेकर के काफी लोग कई मीटिंग वगैरह होती है। तो ये सब जो है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब में सोलर रेडिएशन, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, तो इसमें काफी जामिया से पूछा है। उसी तरह से देखेंगे ओसेनोग्राफी। तो ओसेनोग्राफी चूंकि एटमॉस्फेयर और ओसेन एक दूसरे से मिला हुआ होता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद मैप आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैप पे काफी मतलब जो करंट में न्यूज होता है उस पर मैप, और आप लोग तो बहुत सारे बच्चे हमारे इसमें चैनल को सब्सक्राइब भी किए हैं, तो अभी हम यूपीएससी के लिए मैप में लगातार, अभी जस्ट आप लोग से पहले वो मैप का ही क्लास मैंने खत्म किया है। अभी इंडियन मैप चल रहा है, इससे पहले वर्ल्ड मैप था। 5 क्लास मैंने वर्ल्ड मैप कर लिया था। इंडिया में थोड़ा ज्यादा हो गया है, मतलब ज्यादा क्लासेस आ रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज, जैसे इंडिया के इंडेंजर्ड स्पेसीज है उस पर एक बना। उसके बाद इसी तरह से जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसके बारे में, उसी तरह से आप लोग जो IUCN वगैरह के बारे में जानते हैं, तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए मैप करंट अफेयर से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी। उसी तरह से इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, खास करके इकोनॉमिक ज्योग्राफी में माइनिंग से कुछ क्वेश्चंस आपके आए थे, अगर क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे तो आरसीए के बारे में। उसके बाद इंडिया में, इंडियन ज्योग्राफी में भी फोकस करना पड़ेगा, खास करके सर्टेन टाइप ऑफ द फॉरेस्ट, जैसे कि आपको वेस्टर्न घाट पे आप देखते हैं तो उसमें आपको रेन फॉरेस्ट टाइप का आपका इकोलॉजी मिलता है। उसी तरह रेन फॉरेस्ट आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिलेगा। तो उसी तरह से कुछ एरिया नॉर्थ ईस्ट में, वहां आपको इस तरह का वेजिटेशन मिलेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेशन जो है इंडिया का, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। खास करके हम लोग देखते हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर का देख लें या फिर हिमाचल का देख लें, उत्तराखंड का देख लें, जो ग्रेटर हिमालयन रेंज में है, तो उसका जो वेजिटेशन है इंडिया का, वो माउंटेन वेजिटेशन है, समझिए। तो हर तरह का वेजिटेशन है, तो उसमें मेन जो है उसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। उसी तरह से ड्रेनेज सिस्टम, कौन कौन से रिवर क्या है, ये सारी चीज को आपको जानना पड़ेगा। जैसे कि अभी जैसे मैंने बताया कि मैप में भी रिवर आपको पढ़ना पड़ेगा कि रिवर कहाँ क्या है। जैसे कि जमुना के बारे में कितना पॉल्यूटेड है दिल्ली का जो है, आपको पता है कि जो दिल्ली का ट्रेंड जो है, जो जमुना में यानी नजफगढ़ से जो इसके बीच में जो नाला बहता है, पूरे जमुना का 78% जो है, 76% पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली से फैलता है, और ट्रेंड्स कितना है, सिर्फ 2% है। यानी पूरे जमुना का सिर्फ 2% दिल्ली है, लेकिन 76% जो है वो पॉल्यूशन करता है। तो एक ये आपको देखना पड़ेगा ड्रेनेज सिस्टम में कहाँ क्या, कौन सी रिवर पे क्या है। उसी तरह से इंडियन एग्रीकल्चर, खास करके डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप पे क्वेश्चन आया था, जैसे कि
टी पे पूछा था, अगर आप लोगों ने PYQ बनाया होगा जामिया RCA का, तो उसमें कि जैसे कि किस तरह का क्रॉप है, चाय के बारे में पूछा था। ये सर्टेन उसमें पानी भी चाहिए काफी मात्रा में, और उस पानी को रुकना नहीं चाहिए, मतलब ढलान टाइप का होना चाहिए, जो अभी होता है। तो ये 8 टॉपिक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको ज्योग्राफी को रिलेटेड, मतलब ज्योग्राफी को लेके ये 8 टॉपिक है। जो आप ये 8 पढ़ लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ज्योग्राफी का इसी में से पूछता है, उससे आगे का नहीं। सर ये आगे किस हम बुक लोग से देखते पढ़ने हैं, हैं, कोई बुक आप भी बता दीजिए। कोई बुक देखिए, आप एकदम बेसिक पढ़ लें NCERT, ठीक है। NCERT से बियॉन्ड पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि NCERT जो होता है उसके बाद आपको क्या करना है कि सर्टेन, जैसे अभी यहाँ आप लोग गाइडेंस प्रोग्राम ले रहे हैं सर, तनवीर सर के इसमें ले रहे हैं, तो हम लोग भी कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उस नोट्स में उससे थोड़ा एडवांस, जैसे कि अपडेट, आप कोई भी बुक आप लेंगे तो अपडेट उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बुक होगा वो छपने के 5 साल बाद, 4 साल बाद। और ये ज्योग्राफी का, और ये जैसे क्लाइमेटोलॉजी देखें, इंडियन वेजिटेशन का देखें, या जियोमॉर्फोलॉजी का देखें। अभी आपको पता है जियोमॉर्फोलॉजी में कोर के अंदर भी एक कोर निकला है, एक तो हम लोग आउटर कोर इनर कोर कहते हैं, अब एक इनर कोर के अंदर भी निकला है जिसको इनर मोस्ट कोर कहा गया है। तो अब ये जो आएगा तो वो तो आपको करंट अफेयर्स में किसी टीचर से पढ़ना पड़ेगा, या किसी टीचर का नोट्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ बुक प्रोवाइड आप लोग को करेंगे, मतलब नोट्स प्रोवाइड करेंगे ही। तनवीर सर ज्योग्राफी का बनवा रहे हो तो हम लोग ज्योग्राफी भी करेंगे। तो एक तो ये सारी चीज है। तो बेसिक्स आपको NCERT का जो मेन 4 बुक है, 2 इंडिया और 2 वर्ल्ड वाला, उसको आपको पढ़ना है। आगे हम लोग देखते हैं इसी में इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बारे में। जैसे आप लोग पूछते हैं कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में सर क्या पढ़ना है, तो उसमें आपको फोकस करना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पे। यानी क्लाइमेट चेंज की क्या प्रोसेस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। उसी तरह से मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज, कौन कौन से मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन में भी कई तरह के पॉल्यूशन होते हैं, एयर पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन। अभी एयर पॉल्यूशन सबसे खतरनाक है, पूरे दुनिया में मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो एयर पॉल्यूशन से खत्म होते हैं। तो एयर पॉल्यूशन पे आता है AQI, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है AQI, वो क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़नी है। उसके साथ साथ आपको जो मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज में एयर है, वाटर है, सबका, उसी तरह से आपका कंटामिनेशन, जो ग्राउंड वाटर का कंटामिनेशन है वो किस तरह से होता है, ये सारी चीजें जो है पॉल्यूशन से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह से क्लीनर टेक्नोलॉजी, अब जो पॉल्यूशन, तो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्लीन, जैसे कि अगर हम अभी तक जो ट्रेडिशनल या जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे उसमें बहुत सारे बाय प्रोडक्ट के रूप में पॉल्यूशन फैल रहा था। तो नया टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप देखें रिन्यूएबल के सब लोग जान रहे हैं उसके बारे में। उसी तरह से फोर्थ होगा ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेस। अब ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेस किसको कहते हैं, जैसे अभी 2 साल से तकरीबन मैंने एक ग्रीन हाइड्रोजन पे एक वीडियो बनाया था, हमारे चैनल पे आप देखेंगे। तो उसमें 2023 और 2024 में लगातार 2 साल में 3 क्वेश्चन उसी वीडियो से। और उस वीडियो में कहा है मैंने, उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया कितना, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन किसको कहते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, वो सारा हमने उसमें दिया है कि वो क्या होता है। तो वो ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी पे मेरा वीडियो, उसमें भी आप देख लेंगे। तो ये ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, यानी एनर्जी किससे, अभी नया आया था इसी में आप देखेंगे इन्वायरमेंट में ही, कि ये कोशिश जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उससे भी एनर्जी जनरेट करने की बात चल रही है। तो बहुत सारे ऐसे करंट आते रहते हैं, तो इसमें करंट से आपको जोड़ना पड़ेगा। उसी तरह से प्रोटोकॉल, ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंट, यानी कि जैसे क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, उसी तरह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है। और इससे हर साल यूपीएससी में तो एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, इस पिछले बार भी पूछा था वो वर्ल्ड वाइज में, तो हर साल होता है, आप जाके क्वेश्चन एनालिसिस में देखेंगे। तो ये इतना ही टॉपिक अगर आप कवर कर लेंगे तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का लगभग आपका पूरा कवर हो जाए। तो इंशाल्लाह हम रहेंगे और ये सारा आपको हम कर देंगे, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट। अब हम लोग ज्योग्राफी पे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी में वो है सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस, या जिसको हीट बजट कहता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली जो हमारा अर्थ है उसका हीट बैलेंस बिगड़ता है, इसी वजह से ये होता है। तो सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस और टेम्परेचर, ये तीनों को हम लोगों को थोड़ा देखना है। वैसे आज थोड़ा लेट करके आए हैं, तो हो सकता है कि 10-15 मिनट एक्स्ट्रा चला जाए, कोई बात नहीं है, बाद में हम इसको हो सकता है कल भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन चलिए, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे जो 3
चीज को हम लोग फोकस करते हैं। पहले तो सोलर रेडिएशन क्या होता है, हीट बैलेंस क्या है, और टेम्परेचर, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट वेरियस एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है ग्लोबल, उसमें भी देखते हैं। तो इसमें यहाँ देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ का जितना भी एनर्जी है, जो भी एनर्जी हम लोग यूज करते हैं, जो भी एनर्जी, बाद में जो भी क्वेश्चन होगा लास्ट में हम 10-15 मिनट आप लोग को दे देंगे, उसमें जो भी क्वेश्चन होगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम सोलर रेडिएशन तक तो इसमें हम अपने लोग इसको पढ़ लें। तो अगर सोलर रेडिएशन की बात करें तो सोलर रेडिएशन में जितनी भी एनर्जी अर्थ में मिलती है वो सारा का सारा सोलर रेडिएशन है। अब आप कहेंगे सर कैसे सोलर एनर्जी है, कोयला से हम जला रहे हैं, पेट्रोल से चल रहे हैं, वो सब तो सोलर एनर्जी नहीं है। लेकिन जितने भी एनर्जी अर्थ पे मौजूद है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो सन से रिलेटेड होता है। एग्जांपल के तौर पे लीजिए, आप जिस फ्यूल को जला रहे हैं वो आज से लाखों साल पहले रेन फॉरेस्ट हुआ करता था, वो नीचे दब गया, वो फॉसिल्स बन गया, और उसी फॉसिल्स में जो कार्बन कैप्चर हुआ था, उस कार्बन का एनर्जी उस टाइम में सन से ही आया था लाखों सालों पहले, और फिर वही एनर्जी फिर से आप यूज कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट वे में आप सोलर एनर्जी ही यूज कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हम लोग देखेंगे कि अदर, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, ये सारी चीजें सन से जो है होता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हम देखेंगे कि सन का जितना होता है अर्थ पे आता है, तो उसमें से कुछ एनर्जी रिसीव, जैसे कि हमारा ये अर्थ मान है और ये सन, तो यहाँ से जो एनर्जी आएगा कुछ अर्थ पे आएगा, कुछ स्पेस से रिफ्लेक्ट होकर बाहर चला जाएगा, ठीक है, कुछ जो है एटमॉस्फेयर में रह जाएगा। तो इसी में, इसी को बैलेंस को आगे हम लोग देखेंगे, हीट बैलेंस जो अर्थ का होता है वो। तो इनकमिंग रेडिएशन, तो सोलर रेडिएशन, तो सोलर रेडिएशन मोटे तौर पर किसको कहते हैं, यानी रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द सन, शॉर्ट वेव इज कॉल्ड सोलर रेडिएशन। अब ये सोलर रेडिएशन जो होता है, जो सन से इमिट होता है, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन, ठीक है। तो सर इसको शॉर्ट वेव रेडिएशन क्यों बोलते हैं? हाँ, इसीलिए आप थोड़ा सा इसको आप समझिए। आप जैसे हमारा ये सन है, ठीक है, सन से जो एनर्जी रिलीज होता है तो वेव फॉर्म, ठीक है। तो जैसे जहां एनर्जी आपका होता है, तो सन के पास या कहीं भी आपका जहां ज्यादा एनर्जी होगा तो उसका वेव लेंथ काफी कम होता है, जैसे कि इस तरह से होगा। अब देखिए ये वेव लेंथ, यानी वेव जिस तरह से पानी में वेव चलता है इस तरह से, तो ये वेव हो गया, और ये वेव की इसके और इसके बीच की दूरी को कहते हैं वेव लेंथ, है ना, वेव लेंथ कहते हैं। और ये वेव लेंथ जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे वेव लेंथ बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी। अब यहाँ देखिए वेव लेंथ कितना कम है, और यहाँ देखिए वेव लेंथ कितना बड़ा है। तो इस तरह से, तो सूरज से जो एनर्जी आता है वो काफी हाई एनर्जी होता है, तो उसका वेव लेंथ जो है तो काफी शॉर्ट वेव, यानी वेवलेंथ अगर शॉर्ट होगा तो एनर्जी हाई होगा, और एनर्जी हाई होगा तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी हाई होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए ये इसको और अब ये इसकी इसकी दूरी जो है यहाँ से यहाँ, और इसकी यहाँ से यहाँ, किसकी दूरी ज्यादा है, इसकी दूरी ज्यादा है, और इसकी कम है, तो इसका वेवलेंथ आपका कम हो गया, इसका वेवलेंथ ज्यादा हो गया। अब देखिए फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सर्टेन एरिया, जैसे सपोज करें यहाँ, तो यहाँ इतने ही दूर में 1 2 आ गया, 3 आ गया, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। लेकिन अगर उतना ही इस पे लीजिएगा तो यहाँ 1 ही आएगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा और जितना वेवलेंथ कम होगा, यानी वेवलेंथ कम और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो वो हाई एनर्जी पार्टिकल होगा। कोई भी चीज आप देखेंगे, चाहे एक्सरे हमारे सब में यही होता है, जब इसका स्पेक्ट्रम आप देखेंगे साइंस में तो ये होता है। उसी तरह से आप देखेंगे जितना लॉन्ग वेवलेंथ होगा उतना लो एनर्जी होगा, उतना कम फ्रीक्वेंसी होगा। तो सूरज से जो आता है वो शॉर्ट वेवलेंथ आता है, तो शॉर्ट वेवलेंथ जो आता है तो वो सोलर रेडिएशन कहते हैं उसको, यानी सोलर रेडिएशन को शॉर्ट वेव रेडिएशन भी कहते हैं। अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो हो सकता है वो सोलर रेडिएशन ना देखे, आपको कह दिया जाए कि शॉर्ट वेव रेडिएशन या सोलर शॉर्ट वेव रेडिएशन, तो वो शॉर्ट वेव रेडिएशन है, ठीक है। तो इसको जो आता है तो इसको इंसोलेशन कहते हैं। बेसिकली
जो सन से हम एनर्जी लेते हैं अर्थ को, वो इनकमिंग रेडिएशन या जिसको इंसोलेशन कहते हैं, ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है जिसको इंसोलेशन कहते हैं। ये ऑन एन एवरेज अर्थ पे जो आता है 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है ये, उस हिसाब से, यानी पर मिनट, यानी 1 मिनट में 1.94 कैलोरी मतलब सन का एनर्जी आपको होता है कहाँ, टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसे हमारा अर्थ है ये, और अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ उसके बाद एटमॉस्फेयर से नीचे आता है, तो फिर वो वेरी कर रहता है। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग देखेंगे टेरेस्टेरियल। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब गर्मी का, अभी भी गर्मी मई जून चल रहा है, गर्मी का मौसम होता है, तो होता क्या है कि नॉर्मली गर्मी के मौसम में 12 बजे दिन से ज्यादा 2 बजे दिन में गर्मी लगती है। आपको महसूस किया हो कि 12 बजे दिन से ज्यादा गर्मी 2 बजे के लगभग लगती है। क्यों लगती है बताइए? या एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, आप लोग पढ़ते हैं कि जो अर्थ है हमारा, अर्थ का एटमॉस्फेयर का कई लेयर है, आप जानते हैं। जो सबसे नीचे वाला लेयर है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं तो गर्मी बढ़ती है या ठंडी होती है बताइए? हेलो, ठंडी होती है। ट्रोपोस्फियर में सर ऊंचाई पे जाएंगे तो सर ठंडी होती है, टेम्परेचर डिक्रीज होती है सर। हाँ, टेम्परेचर डिक्रीज होती है, बिल्कुल सही। तो क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो सन अगर यहाँ है तो सन तो पहले यहाँ है, उसके यहाँ, तो यहाँ तो टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों हो रहा है डिक्रीज बताइए? रिफ्लेक्ट सर नॉर्मल लैंप रेट की वजह से होता है कि वो लॉन्ग वेव रेडिएशन को सर, क्योंकि वो सनराइज जो है टेढ़ी पड़ रही होती है तो वो ज्यादा टाइम लेती है। टेढ़ी नहीं, एटमॉस्फेयर कम में जो डस्ट पार्टिकल होता है जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती है। अर्थ लॉन्ग वेव रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती है। अच्छा, रिफ्लेक्ट करती है लॉन्ग वेव रेडिएशन को। एक मिनट रुकिए, ये हमारा अर्थ है और ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन आता है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होता है वो शॉर्ट वेव होता है। वो जब अर्थ में आता है तो अर्थ इसको क्या कहता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद, क्योंकि इस बीच में कोई मतलब ये नहीं है, और यहाँ आप जैसे एब्जॉर्ब किया तो फिर बाद में ये टेरेस्टेरियल रेडिएशन छोड़ता है, यही टेरेस्टेरियल रेडिएशन जिसको लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग वेव रेडिएशन। और ये लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है यहीं से गर्मी, आप जब जितना अर्थ के आप नजदीक रहेंगे उतना ज्यादा गर्म, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो यही। और जो ग्लोबल वार्मिंग होता है तो यही होता है, जो एटमॉस्फेयर है और इसमें जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी गैस होता है, इसको ट्रैप कर लेता है और इसीलिए गर्मी बढ़ जाती है। तो बेसिकली जो गर्मी होता है वो टेरेस्टेरियल रेडिएशन की वजह से होता है। तो इनकमिंग जो हमारा होता है सन का, ये देखिए रेडिएशन, ये बेसिकली एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो जाता है और इसको हीट होता है और ये फिर फाइनली रिफ्लेक्ट बैक भी करता है। तो इसी तरह से ये जो अर्थ से हमारा निकलता है इसको कहते हैं हम लोग टेरेस्टेरियल रेडिएशन। इसको क्या बोलते हैं? टेरेस्टेरियल रेडिएशन या लॉन्ग वेव रेडिएशन। और जो सन को बोलते हैं उसको सोलर रेडिएशन बोलते हैं, या इंसोलेशन आप बोलिए, और उसको बोलते हैं क्या, शॉर्ट वेव रेडिएशन। तो अब आप क्लियर हो गया ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को हिंदी में पार्थिव विकिरण बोलते हैं ना सर? हाँ हाँ, पार्थिव विकिरण, बिल्कुल सही कर रहे हैं, पार्थिव विकिरण, बिल्कुल पार्थिव विकिरण, बिल्कुल सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण, सही कर। तो हिंदी में पार्थिव विकिरण बोलते हैं, बिल्कुल सही कर, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। आगे हम लोग इसी में देखेंगे इसका फिगर। तो बेसिकली जैसा कि मैंने बताया, सन जो इमिट करता है, सन हमारा वो क्या क्या होता है, उसमें बेसिकली हाई एनर्जी इंफ्रारेड होता है, विजिबल लाइट होता है जिस लाइट को हम लोग देखते हैं, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है। ठीक है, ये तीन चीज होता है और इन तीनों को कॉमनली नाउन हम लोग कहते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। क्या होता है? शॉर्ट वेव रेडिएशन। इसमें इंफ्रारेड यानी हाई एनर्जी इंफ्रारेड होता है, विजिबल लाइट होता है जिसको हम लोग देखते हैं जो 7 कलर का मिक्स होता है, और फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है। ये तीनों को हम लोग शॉर्ट। उसी तरह से अर्थ जो इमिट करता है रेडिएशन, वो काफी लो एनर्जी होता है रेडिएशन, और ये लो एनर्जी इंफ्रारेड रेडिएशन। ये भी इंफ्रारेड रेडिएशन, ये भी इंफ्रारेड है, ये हाई एनर्जी है, ये लो एनर्जी है, और इसको कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं लॉन्ग। तो अब आप समझ गए, शॉर्ट वेव जो सन से रेडिएशन आया, लॉन्ग वेव जो अर्थ से रेडिएशन आया, बस इतना समझिए। अब इसको हम लोग फिगर में देखेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये सोलर रेडिएशन और ये शॉर्ट वेव रेडिएशन। ये क्या है हमारा? सर गामा रे, अल्फा रे, ये सब तो लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है, तो ये भी सन से आता है?
नहीं 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 नहीं, गामा रे जो नहीं, भी ये है, गामा रे, अल्फा रे, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है। ये शॉर्ट वेव होता है। गामा रे, एक्स रे, ये शॉर्ट वेव। अल्ट्रा वायलेट रेज जो है और ये सारी चीजें जो है, देखिए इंफ्रारेड जो होता है वो लॉन्ग वेव होता है, ठीक है। इंफ्रारेड यानी जो हमारा स्पेक्ट्रम है ना, रेड के उधर जाते हैं तो लॉन्ग वेव हो जाएगा, और इधर जितना आप आएंगे यानी ब्लू के बाद वायलेट आ यस गया, सर, जैसे जैसे एक्स-रे हम आ गए, रेडियो वेव, माइक्रोवेव की तरफ जाएंगे, गामा रे आ गया, वेवलेंथ इंक्रीज होता जाएगा। हाँ बिल्कुल। और जैसे ही जितना हाई एनर्जी होगा उतना कम वेवलेंथ होगा, समझ रहे हैं, और जितना लो एनर्जी होगा उतना ज्यादा वेवलेंथ होगा, समझ रहे हैं ये बात को, इसको समझिए। अब इसको हम आगे देखते हैं। ये देखिए, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, ये इसको लॉन्ग वेव रेडिएशन है। ये देखिए, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन लिखा हुआ है, और ये जो फिगर है ये मेरा नहीं है बल्कि ये नासा का है, नोवा का, मतलब नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक जो नासा का है उसका है। अब देखिए ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आपको दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है, ये देखिए ये क्या है, ये एरिया आप लोग बता सकते हैं, ये एरिया को क्या कहते हैं हम लोग, ये एरिया को ट्रॉपिकल, ठीक है। हाँ, अब ट्रॉपिकल रेडिएशन देखिए कितना ज्यादा होता है, और उसी तरह देखिए उधर आप पोल की तरफ जाएंगे तो उतना नहीं होगा। तो ये आगे हम लोग ये आप सीधा आप यहाँ पे समझिए, इसलिए मैं समझाने के लिए और आपको और क्लियर करता चल रहा हूँ कि एनर्जी जो है लार्जर फ्रीक्वेंसी होगा और शॉर्टर वेवलेंथ होगा, यानी हाई एनर्जी, यानी जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना आपका आप लोग कोई लिख रहे हैं क्या उधर से? एक मिनट, एक मिनट, कोई इसमें कोई आप लोग ये कर रहे हैं क्या उधर से? सर यहाँ पे ऑप्शन तो है मगर शायद लगता है कि कुछ कर रहा है। नहीं, एक मिनट ठीक है। अब अब एक मिनट, अब आया, अब आ गया। अब हाँ, तो ये पहले फॉर्म बिठा देते हैं। तो इसको ये समझिए, ग्रेटर एनर्जी होगा, लार्जर फ्रीक्वेंसी होगा और शॉर्टर वेवलेंथ होगा। एनर्जी को इस तरह से, एनर्जी को समझिए, रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, यानी इसको रिलेशन को समझिएगा तो आप आराम से इसको हल कर सकते हो। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, यानी वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो वेवलेंथ जो है वो आपको छोटा होगा, यानी हायर फ्रीक्वेंसी शॉर्टर वेवलेंथ, और उसी तरह से उसका अपोजिट, यानी शॉर्ट वेवलेंथ आर मोर एनर्जेटिक देन, यानी इसी तरह से कम फ्रीक्वेंसी होगा वो लॉन्ग वेवलेंथ होगा। इसको इस तरह से समझिए। एक मिनट, ये देखिए इस वेव इस स्पेक्ट्रम ऐसे आप समझ सकते हैं। ये देखिए, यही मैं बता, ये देखिए ये क्या है, गामा रेज, ये एक्स रेज। अब देखिए इसका फ्रीक्वेंसी कितना कम है, मतलब कितना ज्यादा है, और कितना वेवलेंथ कम है। देखिए कितना छोटा इसका वेवलेंथ, और इसका वेवलेंथ देखिए कितना बड़ा है, माइक्रोवेव का, इंफ्रारेड का। और ये है आपका विजिबल लाइट, विजिबल लाइट 700 से इसकी। अब ये देखिए, तो अब ये रेडिएशन, वेवलेंथ, और अब ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को वेवलेंथ, तो अब समझ गए होंगे इसका रिलेशन, समझ गए? हेलो, यस सर। सर हम इनको, ये गामा रेज, एक्स रे, जो ये सर सोलर स्पेक्ट्रम है, इसको हम सर ये रेज को देख क्यों नहीं पाते सर? ये विजिबल नहीं है, ये इसलिए क्योंकि इसका, जैसे कि मैंने बताया ना कि इंसान का जो आंख होता है ना, जो आपका देखते हैं रेटिना के अंदर जो पिक्चर बनता है वो सारी चीजें, तो आप इंसान का आंख जो है तो विजिबल लाइट ही देख पाता है। इसका हम आगे जब हम लोग साइंस पढ़ाते हैं तो उसमें देखते हैं कि किस, जैसे कि किस जानवर का कितना उसका ये होता है। तो इसीलिए ना, अभी आपने सुना होगा कि मेरा एक वीडियो भी है जेम्स वेब टेलीस्कोप पे, तो जेम्स वेब अब जैसे देखिए इंसान का जो आंख है, यहाँ भी आपका इंफ्रारेड भी नहीं देख पाता है, ठीक है, ये भी नहीं देख, सिर्फ इतना ही देखता है। तो जितना भी इंफ्रारेड में है, तो जैसे कि सपोज ये लॉन्ग वेव लेते हैं ये वाला, अब इस वेवलेंथ पे कोई चीज होगा तो उसको हम नहीं देख पाएंगे,
तो इसीलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप में जो लगाया गया है इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड का ये लगाया गया है, टेलीस्कोप लगाया गया है। यानी इस वेवलेंथ पे भी अगर किसी स्टार से कोई आएगा तो उसको वो पिक्चर ले लेगा और वो बता देगा कि भैया ये गैलेक्सी यहाँ है, इस तरह से है, जिसको हम नहीं देख पाते। इसीलिए जो अभी बहुत सारी चीजें जो खोज हो रही है कि एलियन को हम लोग नहीं देख पाते हैं, या कुछ एनर्जी, जैसे कि अभी आपने एनर्जी के बारे में बहुत सारी चीजें जो आप लोग यूपीएससी में जानेंगे तो साइंस में वो पढ़ना पड़ेगा आपको, कि खास करके इसके बारे में, कि न्यूट्रिनो के बारे में, डार्क एनर्जी के बारे में। जैसे यूनिवर्स है, यूनिवर्स भी जब हम लोग शुरू करते हैं तो यूनिवर्स से आप लोग पढ़ाते हैं। तो यूनिवर्स जो है आपका, यूनिवर्स के टोटल जो है उसमें से सिर्फ 5% ही इंसान का विजिबल है, जिसको हम लोग देख पाते हैं। 95% यूनिवर्स जो है वो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उसमें जो है जो 68% के लगभग डार्क एनर्जी है, बाकी 27% जो है वो डार्क मैटर है। तो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ये सब आगे वो साइंस, ये सब साइंस का है, वो आगे हम। तो ये स्पेक्ट्रम आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। ये अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज जो रेडिएशन हमारा सन से आता है तो तीन चीजें क्लियर होती है। पहली, या तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे कि एक रे आया सन से, एक सन से रे आया, कोई यहाँ पार्टिकल है या कोई भी है, तो वो क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, पूरे का पूरे कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब पूरा, या तो स्कैटर्ड कर देगा या रिफ्लेक्ट कर, या इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है, या फिर उसको रिफ्लेक्ट और ये नहीं करके सीधे जाने देगा कि भाई जाओ। तो ये तीन चीजें होती है, एब्जॉर्प्शन होगा, स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन होगा, और ट्रांसमिशन होगा। और इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनते हैं जो आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसमें, तो एब्जॉर्प्शन जो होता है ये बेसिकली फुल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम रेडिएशन टू सबस्टेंस। जैसे सोलर एनर्जी आया, टोटल का टोटल इसको एब्जॉर्ब कर लिया, यानी जितना ज्यादा ब्लैक बॉडी होता है उतना ज्यादा वो पूरा कर लेता है एब्जॉर्ब, तो उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तीसरा होता है जैसे कि वो कई के सबस्टेंस होते हैं उस पे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे सबस्टेंसेस होते हैं, तो उसमें जैसे यूवी रेज। अब यूवी रेज आता है तो हम लोग जानते हैं कि ये यूवी अल्ट्रावायलेट रेज जो आता है सन का, वो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन द्वारा रोक लिया जाता है, O3 द्वारा। ओजोन जानते होंगे आप लोग, ओजोन के बारे में, ये एब्जॉर्ब बाय ओजोन, ऑब्जर्व कर लिया जाता है। दूसरा जो होता है विजिबल, ये विजिबल लाइट जो होता है ये कोई भी एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए हम लोग देख पाते हैं, तो विजिबल लाइट। तीसरा चीज ये हो गया। अब तीसरा है इंफ्रारेड। अब इंफ्रारेड जो होता है सन से जो आता है वो पार्शियली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि मैंने बताया। तो ये सारी चीजें होती है, इसीलिए लेस कूलिंग इन हाई ह्यूमिडिटी। आप देखते हैं ना कि ये सारी चीजें जो होती है, ये ठंडे महीने में या कहीं भी बादल जहाँ लगा होता है तो वहाँ ठंडी उतनी नहीं पड़ती है, वो उतना गर्म हो जाता है। तो ये चूंकि बादल क्या है, वाटर वेपर है, तो वाटर वेपर वगैरह इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी तरह से लिक्विड वाटर, जैसे कि क्लाउड है, ये गुड एब्जॉर्बर ऑल लॉन्ग वेव। कोई भी लॉन्ग वेव रेडिएशन आता है तो वो जो लिक्विड वाटर है जैसे कि क्लाउड वगैरह, तो वो रोक लेता है। तो यही वजह है कि नॉर्मली क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, इसलिए क्योंकि ये इंफ्रारेड या जो हम लोग जानते हैं जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है, इसको ये रोक लेता है। अब रोक लेगा तो आपका एटमॉस्फेयर गर्म होगा, इसीलिए कहा जाता है भाई कार्बन कम करो, कार्बन इमिशन को कम करो, इसलिए कार्बन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन। ये तो ऑब्जर्वेशन की बात थी, स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन की बात है। तो दो तरह से रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जैसे सपोज कीजिए ये और एक मीटर की, इस पे सन रेज आया और इससे इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, हर डायरेक्शन में चला गया, तो इसको स्कैटरिंग है। दूसरा क्या होता है कि सन आया और सेम जिस एंगल में आया उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर गया, तो उसको रिफ्लेक्शन। जैसे कि आप देखते हैं कि आईना वाला सिस्टम होता है, जैसे मिरर में आप देखते हैं तो मिरर क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। उसी तरह से अदर कोई व्हाइट वॉल है या कोई भी चीज ऐसा है जो आपको मतलब लाइट पड़ने पर चारों तरफ चमक जाता है, तो उसको कहते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग देखेंगे। अब स्कैटरिंग, ये बेसिकली क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएशन बाय सबस्टेंस। कोई भी सबस्टेंस इसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको स्कैटरिंग कहते हैं। तो इसमें कई तरह के होता है। एक तो होता है डिफ्यूज स्कैटरिंग, यानी
मेनी डायरेक्शन और डिफ्यूज कर देता है, उसको कहते हैं डिफ्यूज स्कैटरिंग। दूसरा जो होता है रिफ्लेक्शन, एक तो डिफ्यूज स्कैटरिंग मतलब ये हो गया कि एक आया और चारों तरफ में ये डिफ्यूज कर गया। सेम ये मिरर की तरह से होता है, जैसे मैंने बताया रिफ्लेक्टर ऐसे आया सर आप इस एंगल से उसी एंगल से रिफ्लेक्ट किया, तो ये उसी तरह से। और सर आपकी वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रही है इधर। सर आवाज नहीं आ रही है। ये बेसी लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? यू आर ग्लिचिंग। नहीं आ रही? यस सर अब आ रही है। आ रही है आवाज? हेलो, यस सर, यस यस सर। ठीक है ठीक है। ये अर्थ का जो एल्बिडो है वो 0.3 या ये परसेंटेज मांगा देखेंगे तो 31%। सर एक बार रिपीट कर दीजिए इसको। अच्छा, इसको एक ये जो रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग होता है, तो स्कैटरिंग ये हो गया कि जब सोलर लाइट आता है, मतलब सन का जो इंसोलेशन आता है, सोलर इंसोलेशन, वो तो सोलर इंसोलेशन जैसे कि हमारा ये कोई भी सबस्टेंस है, क्योंकि हम लोग जो आसमान आपको साफ दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उस पे जैसे सोलर रेडिएशन आता है और उस पे स्कैटर्ड कर रहे हैं, चारों तरफ उस पे फैल गया, तो चारों तरफ से जब फैल गया तो इसको कहते हैं स्कैटरिंग। और अगर आया और सेम टू सेम उसी सेम डायरेक्शन से एंगल से हो गया तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, जैसे कि आईना में हम लोग देखते हैं उस तरह से, तो रिफ्लेक्शन और ये हो गया। और इसी में जैसे कि मैंने बताया कि कुछ चीजें ऐसी होती है, क्योंकि आप जानते हैं जो एनर्जी आता है, तो कोई भी ऐसा सबस्टेंस नहीं है कि 100 का 100% एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले। तो क्या होता है कि कुछ एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ को रिफ्लेक्ट कर दिया। तो जितना रिफ्लेक्ट कर दिया और जितना, सपोज कीजिए हमने सन से 100% लाइट किया और इसमें हमने क्या किया कि ये सबस्टेंस जो है, कोई भी यहाँ सबस्टेंस है, वो 100 में से 60 को सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, 40 को फेंक दिया स्पेस में, यानी 40 को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो उसका एल्बिडो क्या होगा? 40। ठीक है, उसका एल्बिडो, अब यही एल्बिडो है, ये रिफ्लेक्ट करने की जो ये होता है उसकी कैपेसिटी, उसको एल्बिडो बोलते हैं। अब ये एल्बिडो क्या है? उसी तरह से अर्थ में, अर्थ का क्या है? 31% है। इसका मतलब है कि अर्थ पे जितना आता है उसमें 31% अर्थ जो रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको अर्थ का एल्बिडो कहते हैं। इसको हम इस तरह से देखते हैं। अब जैसे इसमें है कि स्काई जो ब्लू होता है, इसके बारे में, आसमान ब्लू क्यों होता है? क्योंकि ये और रैली स्पेक्ट्रम जैसे कि आप देखते हैं तो ये होता है। उसी तरह से आप देखेंगे कि जब आप देखते हैं कि पॉल्यूटेड डेज रहता है, पॉल्यूशन दिल्ली वगैरह में देखते हैं, तो वहां आपको उसको माई स्कैटरिंग कहते हैं। ये सब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। क्लाउड जो होता है वो नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग होता है, यानी क्लाउड में पूरे का पूरे रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए क्लाउड व्हाइट आपको लगता है नजर। इसको आप एल्बिडो के बारे में ये देखिए। एल्बिडो को मोटे तौर पे ये कहा जाता है अ मेजर ऑफ हाउ वेल अ सरफेस रिफ्लेक्ट इंसोलेशन। जैसे इंसोलेशन आया वो कितना, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे एक पहाड़ है, ठीक है, इस पे बर्फ है, अब ये आया सच और ये 90% सन रेज को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इसका एल्बिडो हो गया 90%। ठीक उसी बर्फ पहाड़ के नीचे एक रोड बना हुआ जो एस्फेल्ट का है, यानी कि वो जो चारकोल का बना हुआ रोड होता है, ब्लैक है ये पूरा। अब यहाँ भी सन का रेज आया इस पे और ये तकरीबन आप समझिए कि 90% ये एब्जॉर्ब कर दिया, सिर्फ 10% ही रिफ्लेक्ट किया, तो इस रोड का एल्बिडो हो गया 10%। ठीक है, तो 10%। तो इस तरह से एल्बिडो कहते हैं। इसको डिफरेंट में होता है, जो अक्सर आप लोगों को क्वेश्चन में भी एल्बिडो के बारे में पूछता है, तो इसमें चलिए आगे चलते हैं। ये इसको हम दिखा देते हैं। सबसे हाई एल्बिडो जो है वो फ्रेश स्नो का है ना? हाँ बिल्कुल, जो फ्रेश स्नो होता है उसका। ये देखिए फ्रेश स्नो का 80 to 95% के लगभग होता है, यहाँ देखिए। उसी तरह से देखिए जो एल्बिडो का ये परसेंटेज में, जैसे मैंने बताया कि टोटल कितना होता है, यहाँ देखिए
ग्रीन ग्रास जो होता है वो 25 से 25 to 30% है। क्रॉप जो होता है जिसमें हम लोग फसल वगैरह करते हैं वो 10 to 25% होता है। फॉरेस्ट जो है 10 to 20% होता है। ये एस्पेक्ट वाला जो है ये देखिए। उसी तरह से जो रूफ है, ग्रीन रूफ, ब्रिक स्टोन जो है वो 20-40, ब्लैक रूफ जो है 8 to 18। उसी तरह से देखिए तो ये सबका एल्बिडो है, ये सबका एल्बिडो। देखिए मून का सिर्फ 6 से 8%, कितना कम एल्बिडो है मून का। मून का भी दे दिया है, लेकिन ये देखिए, यानी हकीकत में मून वैसे आप लोग को रिफ्लेक्ट लग रहा है, लेकिन मून का जो सरफेस है वो पूरी तरह से ब्लैक टाइप का है। तो चलिए इसको हम इस तरह से ये परसेंटेज के हिसाब से देख लीजिए। यानी फ्रेश स्नो जो होगा वो आपको 80 to 95%, फॉरेस्ट जो है 10 to 20% आपका होगा, एस्फेल्ट 5 to 10%, जैसा मैंने बताया जो चारकोल का रोड होता है वो 5 to 10%। इसीलिए जब आप काफी गर्मी होगा और गर्मी में आप चारकोल के रोड पे जा रहे हैं तो वहां आपको काफी गर्मी फीलिंग होगा, तो साइड में आप पेड़ के पास चले जाएगा तो आपको क्लियर फीलिंग महसूस होगा। वाटर बॉडी जो है वो 10 to 60% है, क्योंकि वो सन के एंगल पे डिपेंड करता है किस तरह से। लाइट रूफ, जैसे कि कोई ऐसा आपका घर है या रफ रूफ है वो हल्के कलर का है, तो हल्के कलर का 30 to 35%। डार्क रूफ जो है वो 8 to 18%। अब देखिए होता क्या है कि अभी बहुत सारी चीजें हैं कि आपने जाना होगा कि जो हमारा पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, तो वहाँ आइस पिघल रहा है, मेल्टिंग ऑफ आइस जो है, पोलर आइस। पोलर आइस जो पिघलता है तो पहले समझिए कि वो आइस था तो 80 to 95% वो सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करते रहा था। अब ये वाटर बन गया। अब ये जैसे वाटर बना तो मैक्सिमम अगर रिफ्लेक्ट भी करेगा अच्छा एंगल पे तो भी 60% ही करेगा। तो इस तरह से इसका मतलब हो गया कि वो और ज्यादा सोलर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे एब्जॉर्ब करेगा तो और ज्यादा बर्फ वो पिघलेगा। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि इस तरह के इसको एल्बिडो जो है डिफरेंट बढ़ रहा है, तो एल्बिडो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम लोग इसी में देखेंगे। ये देखिए, ये अर्थ का एल्बिडो है, कितने ये सबसे ज्यादा है 0.4 यानी 40% करता है, ये 0 है। तो उस तरह से ये देखिए। अब आप देखिए कि आपको यहाँ एल्बिडो दिखा रहा है ज्यादा, यहाँ एल्बिडो दिखा रहा है ज्यादा, और यहाँ दिखा रहा है, और यहाँ इधर दिखा रहा है। क्यों बता सकते हैं आप लोग कि यहाँ ज्यादा क्यों है और यहाँ कम क्यों है? यहाँ पे सर नॉर्थ पोल पे है, यहाँ पे कम कंट्रीज है, सनलाइट जाती है। सब कम है, इसलिए और डेवलपिंग कंट्रीज है, तो सोलर एरिया नहीं, में नहीं, स्नो ज्यादा है और इक्वेटोरियल में फॉरेस्ट। हाँ, बिल्कुल। सर नॉर्थ रीजन में है जहाँ पे सोलर रेडिएशन कम पहुंचती है, सोलर रेज। क्योंकि सर जो रेडिएशन सन की होती है वो थोड़ी स्लांटेड फॉर्म में आती है अर्थ के ऊपर, तो जो साउथ वाला एरिया है वो ज्यादा अफेक्ट होता है उस पे। अब देखिए होता क्या है, देखिए इसको इस तरह समझिए। अब क्या होता है कि ये देखिए, ये जो आपको यहाँ ये पूरा आइस वाला एरिया है, और ये इधर आप देखेंगे ये डिजर्ट है पूरा, ये देख रहे हैं, ये सारा डिजर्ट है, देखते हैं, ये सारा डिजर्ट, अरब डिजर्ट, थार डिजर्ट। तो डिजर्ट का भी एल्बिडो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो पूरा जो वो रहता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, ये दिखाया है इसी तरह से। तो एल्बिडो हो गया। अब रेलिंग स्कैटरिंग, जैसे स्कैटरिंग हम बता रहे थे कि जो अक्सर जैसे कि आप लोग जब एसएससी या छोटे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देते हैं उसमें सीधा पूछता है कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, तो कहा जाता है क्या, स्कैटरिंग की वजह से। हिंदी में उसको परकिरणन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में परकिरणन बोलते हैं, परकिरणन की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से। तो अब ये स्कैटरिंग जो है नीला जो दिखाई देता है वो रेलिंग स्कैटरिंग जो होता है उसके वजह से होता है। तो रेलिंग स्कैटरिंग क्या है कि ये जब स्मॉल कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन सच एज एटमॉस्फेरिक गैसेस। अब एटमॉस्फेयर का जो गैस है उसमें ज्यादातर जो हमारा ट्रोपोस्फेयर तक का जितने भी गैस है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में, बताइए तो कौन सा गैस है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन, बिल्कुल नाइट्रोजन। तो अब होता क्या है कि ऊपर में जैसे ही हम ट्रोपोस्फेयर पर आते हैं, खास करके जो जब आप लोग एटमॉस्फेयर में तो होमोस्फेयर हेट्रोस्फेयर होता है, तो होमोस्फेयर में लगभग वही होता है जो 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है इसका। तो अब क्या होता है इसमें कि यहाँ जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि ये वेवलेंथ है, ठीक है, वेवलेंथ है। अब ये इसके बीच में, तो ये सेम वेवलेंथ है, और सेम वेवलेंथ के साइज का अगर मॉलिक्यूल मिल जाता है, सपोज कीजिए जहाँ पे आपका ब्लू वेवलेंथ है और वही
टाइप का मॉलिक्यूल से, कोई गैस का, तो उस मॉलिक्यूल से वो टकराता है और टकराने के बाद क्या होगा, चारों तरफ स्कैटर्ड कर जाएगा। तो जैसे वहां क्या होता है, ब्लू से टकराता है, तो इसलिए आप जब दिन में देखते हैं तो आसमान आपको ब्लू लगता है, लेकिन जैसे आप शाम में देखते हैं तो आपको रेड लगता है। तो रेड वजह ये होता है कि अब जैसे सपोज करें यहाँ ये सरफेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका छोटा छोटा मॉलिक्यूल से जिससे टकराया तो आपको ब्लू लगा, और यहाँ पे बड़ा मॉलिक्यूल से जो जितना ज्यादा हैवी होगा वो सरफेस के पास उतना ज्यादा होगा। अब सन पहले यहाँ था, अब सन यहाँ आ गया, तो अब सन रे इस तरह से आपका आ रहा है, तो अब यहाँ जो रिफ्लेक्ट करेगा तो वो आपको रेड कलर का सन लगेगा। रियल में सन का कलर क्या है आप लोगों को पता है? व्हाइट। व्हाइट, बिल्कुल सही है, व्हाइट है। रियल में सन का कलर व्हाइट है, वो कोई रेड वगैरह नहीं है और ये नहीं है, मतलब ऑरेंज टाइप का नहीं है, लेकिन जब आप शाम में देखेंगे तो लाल लगेगा, ऑरेंज की तरह लगेगा। ठीक है, तो शाम में येलो लगता है ना? तो हाँ, येलो मतलब सुबह में येलो टाइप का लगता है, हाँ येलो येलोइश रेड टाइप का होता है। तो एक मिनट, तो अब क्या होता है, ये जो स्मॉलर जो ब्लू होता है इसको करता है तो ये आपको, और शाम में जो है सो वो रेड को करता है, लॉन्गर को, तो इसीलिए दिन में आपको आसमान ब्लू और रात में मतलब शाम में आपको सनसेट जो है रेड टाइप का दिखाई देगा, रेडिश टाइप का। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए अगर आप दिन में यहाँ कोई ऑब्जर्वर है और यहाँ सोलर रेडिएशन आता है कर जाएगा यहाँ इस तरह से, तो ये आपका। उसी तरह से अगर हम यहाँ देखें, ये देखिए अब शाम का है, ये आदमी यहाँ है और सन रेज इस तरह से आ रहा है, तो अब यहाँ आ गया तो इसका वेवलेंथ अब ये इसको रेड दिखाई देगा। ठीक है, ये आप इस तरह से देख सकते हैं। अब माय स्कैटरिंग, तो ये तो जो हो रहा था वो रैलिंग स्कैटरिंग था, तो अब हम लोग ऐसा है कि कल हम लोग इसको माय स्कैटरिंग से शुरू करेंगे, और इसमें कुछ क्वेश्चन, चूंकि 11:15 हो गया है आप लोग, अब आप लोग का हम सेशन फ्री कर देते हैं, क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। सर वो जो आपने पिछली क्लास में मतलब कल की क्लास में सर टाइप्स ऑफ इंट्रूसिव वॉल्केनोज बताया था सर, बैथोलिथ, लैकोलिथ, सर वो वाला फिर से एक बार कर देंगे, वो वाली स्लाइड सर मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। अच्छा ठीक है, अभी बता देते हैं, उसका फिगर से ही हम आपको बता देते हैं के लिए। बोला कि थोड़ा एक मिनट अभी बता, ये वाला ये शेयर हो गया क्या आप लोग को? शेयर हुआ है स्लाइड मेरा? अच्छा शेयर हो गया, ठीक। ये देखिए, ये एक मैप है, मैप पे समझाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ताकि चूंकि ज्योग्राफी वगैरह ऐसा सब्जेक्ट है, ये पूरी तरह से समझिए एक साइंटिफिक तरीके से है, तो इसको मैप से समझना पड़ता है। अब ये देखिए, ये पूरा बैथोलिथ है ये वाला, यानी आप ये समझिए कि कोई एक वोल्केनो है ये, और ये वोल्केनो का पूरा ये मैग्मा का चेम्बर है, और ये आ रहा है तो वोल्केनिक नेक हो गया, जिसको वेंट कहते हैं हम लोग, और ये पूरा एरिया का जितना ही पूरा बड़ा समझिए इसका बेस होता है उसको बैथोलिथ है। ठीक है, अब ये बेस से क्या होता है कि थोड़ा सा एक ऐसे आ गया इधर, और इसके बीच में मतलब जो लेयर है आपका सेडिमेंट है कहीं भी, उस लेयर में ये जमा होने लगता है इस तरह से, और इसका शेप कैसा हो गया, उल्टा तस्तरी जैसा होता है उसका उल्टा, तो इसको हम लोग कहते हैं लैकोलिथ। इसको कहते हैं लैकोलिथ का मतलब जानते हैं कि रॉक होता है, लैकोलिथ। और ठीक इसी तरह से एक ये हुआ, और यहाँ ठीक तस्तरी के नुमा हो गया, तस्तरी के तरह से, तो इसको कहते हैं लोपोलिथ। तो लैकोलिथ हो गया उल्टा तस्तरी, और लोपोलिथ हो गया तस्तरी के तरह से। ठीक है, और इसके बीच में थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए माइक को, और इसके बीच में जो ये इंट्रूशन होता है इसको डाइक बोलते हैं, और इस लेयर में इस तरह से जो ये हो जाता है चौड़ा टाइप का है, इसको सील बोलते हैं। तो ये सील हो गया, बैथोलिथ हो गया, लैकोलिथ हो गया, लोपोलिथ हो गया और डाइक। तो ये सारे इंट्रूसिव वोल्केनो,
ठीक है, ये मोटे तौर पे ये, ठीक है, क्लियर हुआ? थैंक यू सर। ठीक है, तो अब सर, हम लोग, हाँ बोलिए। सर आपने अर्थक्वेक में जो पढ़ाया था आर वेव, सर आर वेव मैंने कहीं बुक में नहीं पढ़ा है और नहीं मुझे मिला है, तो उसको बता दीजिए सर। अच्छा, आर वेव्स, हाँ, आर वेव्स जो होता है बेसिकली उसको रैलिक वेव कहा जाता है, और जैसा मैंने अभी आपको बताया तो रैलिक वेव जो है वो सबसे खतरनाक वेव्स में से एक है। उसको मैंने अर्थक्वेक में कल आपको इसी में बताया था, 1 मिनट, वो भी आपको दिखा देता, यही था ना अर्थक्वेक, इसको भी दिखा देता। ये आर वेव का उसका ये अर्थक्वेक वाला है, इसको शेयर थोड़ा करके हम ये इसमें एक वेव है, ये देखिए एल वेव हो गया। एल वेव तो आप लोग बताइए, एल वेव जैसे मैंने बताया था कि ये लव वेव जो ये आर हेलो वेव, सर। हाँ हाँ बोलिए, ये आर वेव्स है। अब आर वेव्स को हम यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से होता है। हाँ बोलिए सर आपने जितना अभी पढ़ाया है नोट के साथ, तो ये सफिशिएंट होगा या ये सारे टॉपिक्स को हम लोग डीपली में मतलब पढ़ेंगे अलग से? मतलब इतना आपका बताया हुआ सफिशिएंट है अकॉर्डिंग टू आरसीके, या हम लोग अदरवाइज डीपली बुक्स में पढ़ेंगे? नहीं, देखिए ये सारी चीजें हैं कि जो आपका बेसिक है, जैसे मैंने बताया एनसीईआरटी वगैरह बेसिक आपने पढ़ा होगा। एग्जांपल के तौर पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कम से कम 11th और 12th का आप जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस की जरूरत होती है कि जैसे आपने मान लिया सपोज किया वहाँ हो सकता है आरवेव आपने नहीं पढ़ा होगा या उसके बारे में जानते नहीं होंगे कि इसके फीचर्स क्या है। तो यहाँ हम कोशिश ये करते हैं कि एनिमेशन से आप समझा दें किस तरह से ये ऊपर और नीचे, ये देखिए इसको हम आप बताते हैं। तो ये एक है, और उसके सबसे जरूरी चीज जो होती है जैसे मैंने बताया ना कि प्रैक्टिस आपका करना होता है। जैसे कि एमसीक्यू हम देंगे आपको, इस पे जो मॉर्फोलॉजी पे अभी हम देंगे एमसीक्यू, तो एमसीक्यू जब आप बनाइएगा तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ ये नहीं समझे थे आप, उसमें भी बहुत सारी चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उससे भी आपको वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये आर वेव्स है, ओके सर। ये देखिए आर वेव्स देख रहे हैं किस तरह से आ रहा है। अब आर वेव्स जो है सबसे डिस्ट्रक्टिव वेव होता है, और इसकी ये देखेंगे हम लोग 1 मिनट, इसका आर वेव्स का मूवमेंट देखिए कैसा, ये देखिए यानी आर वेव्स जो यहाँ मूव कर रहा है तो इस तरह से, ये देखिए सर ये कौन सा क्वेश्चन लिखा है? इधर भी यानी इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, यानी जिस तरह से आप समुद्र में लहर होता है ना उस तरह से। यानी अगर आप का सरफेस इस तरह से है तो एकदम लहर की तरह से आपको दिखाई देगा, और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव होता है आर, ठीक है। सर इसकी वेलोसिटी क्या होती है? इसकी देखिए वेलोसिटी इसकी पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स से कम होती है। पी वेव्स का तो मैंने बताया था 6 किलोमीटर पर सेकेंड है, 4 किलोमीटर है। उसके बाद ये लोगों का कम होता है, लेकिन कम होने के बावजूद डिस्ट्रक्टिव ज्यादा होता है, डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। ओके सर।